जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एएसआई रूल 70 के तहत जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ उस एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन करने से एक फ़ायदा यह होता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको 2-3 सवाल डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले राजभाषा से संबंधित 10 सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और किन किन डायमेंशन को अभी अपना कवर करना बाकी है। आगे रूल 72 के तहत सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है। तो आज से वीडियो लगातार आते रहेंगे और आप लोग चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो से किसी भी प्रकार से आपको फ़ायदा लगता है तो आप दूसरे के पास शेयर करिए ताकि उनके भी हेल्प हो जाए। कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। चलिए देखते हैं पहला सवाल। जो पहला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो सबको पता है हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दूसरा सवाल पूछा गया, राजभाषाओं के बारे में प्रावधानों को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में बताया गया। मतलब जो भाग 17 में अनुच्छेद का जिक्र है उन पूरे अनुच्छेदों के बारे में पूछा है। तो 343 से लेकर 351 तक इसका सही उत्तर होगा। अगला जो सवाल पूछा गया, राजभाषा हिंदी इज़ रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर लिपि के बारे में पूछा है, तो राजभाषा देवनागरी लिपि है। बहुत ही सिंपल सवाल। राजभाषा से संबंधित सवाल सिंपल ही रहते हैं, अगर आप एक बार उसे देख लेते हैं जो वीडियो चैनल पे है और साथ ही साथ जो PDF मैंने उपलब्ध कराया है, तो आप आसानी से राजभाषा के सभी सवालों को कर लेंगे। चौथा सवाल ये पूछा गया कि केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था करता है। तो आसानी से अगर आप जानते होंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो होम मिनिस्ट्री और राजभाषा विभाग इसका सही उत्तर है। पांचवा सवाल है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। बहुत ही आसान सवाल, 22 भाषाओं को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। छठा सवाल पूछा गया है, किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जहां पर लागू नहीं होंगे ये पूछा गया है। ऑप्शन है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जब भी मैंने बताया है वहाँ पर तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी सब जगहों पर यह लागू होता है। आगे देखिए, सातवां सवाल है, विच आर द 3 रीजन्स एज पर द प्रोविजंस मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो राजभाषा नियम के अनुसार कितने, A, B और C ये रीजन बनाए गए हैं। क, ख और ग, A, B, C रीजन ये बनाए गए हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, पंजाब जो है पंजाब राज्य राजभाषा नियमों के अंतर्गत किस क्षेत्र में आता है, A में, B में या C में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, ये B क्षेत्र में आता है पंजाब। कमेंट करके आप बताइएगा कि बिहार जो है वो किस राजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में ही इसके बारे में बताया गया है कि जो अपनी देवनागरी लिपि में हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी भारत की। 10वां सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक ऐसा हरफन मौला सवाल है कि आपको भी अगर राजभाषा से संबंधित एग्ज़ाम होगा तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली 99% है कि ये सवाल आपको पूछा ही जाएगा। अब दूसरे पार्ट में जो सवाल पूछा गया उसमें देखिए, बहुत ही साधारण सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है। किस लिए पूछा गया यह सवाल, क्योंकि अपना जो हेल्पलाइन पहले 182 था इसे अब बंद कर दिया गया है और रेलवे का एक यूनिफाइड हेल्पलाइन 139 शुरू हुआ है और इसीलिए यह सवाल अपेक्षित है। दूसरा देखिए, इन्वेस्टिचर परेड हमारा होता है, तो कहाँ पर इसका आयोजित किया जाएगा। तो हर साल जो है दिल्ली में ही इन्वेस्टिचर परेड आयोजित होता है। कभी कभी इसका प्लेस बदला गया है लेकिन मैक्सिमम दिल्ली में ही हुआ। फिर है, हु इज़ ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सवाल पूछना अपेक्षित है क्योंकि रेलवे मिनिस्टर जो है अभी बदले हैं और श्री अश्वनी वैष्णव जी जो हैं ये अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। फिर आपसे ये भी पूछा गया, DG अभी बदले हैं, तो वर्तमान में DG RPF कौन है। तो श्री संजय चंदेल IPS जो है ये अभी वर्तमान में DG RPF हैं। GK से संबंधित सवाल देखिए कितना आसान है। बाबर का पोता अकबर किस वंश से संबंधित था, दिल्ली सल्तनत, मौर्य, गुप्ता, मुगल। तो बहुत आसानी से आप बाबर जो है वो मुगल
तो मुग़ल से ही संबंधित था। फिर एक गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक यह पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पर है। गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है, जबकि इंडिया गेट जो है वो कहाँ है, दिल्ली में अवस्थित है। तो ये दोनों सवाल बनता है। आगे देखिए, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आगे है जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी हमेशा चर्चा में रहता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर डी। 10वां सवाल यह पूछा, इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, ये पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटी से संबंधित जीके का सवाल है कि इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है। फिर ये पूछा गया कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान जो है क्या वो संप्रभु है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, या उपरोक्त में सभी। तो जब आप सब, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा चीज़ कि हमारा जो संविधान है वो संप्रभु भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और समाजवादी भी है। 12 नंबर सवाल है, 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम ही 83 है, जिसमें कि रणवीर सिंह ने जो है कपिल देव का रोल प्ले किया है। तो इसी कारण से यह सवाल भी पूछा गया है, और जो कपिल देव थे वही उनके कप्तान थे 1983 के वर्ल्ड कप के। HHMD जो डेली हम लोग यूज़ में करते हैं, उपयोग में लाते हैं किस चीज़ के, ड्यूटी के दौरान, इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग के सवाल पूछे गए कि कुत्ता रेबीज़ तो मच्छर क्या, मतलब कुत्ते को काटने से रेबीज़ होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है कि राज्य की कौन सी राजधानी अपने राज्य से सही ढंग से मेल नहीं खाती है। ये भी जीके का सवाल है कि कौन सा राज्य राजधानी से, तो बिहार का पटना, ये बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का बर्धमान, फिर दिया है महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटका का उडुपी। तो आप देख सकते हैं इसमें सही ढंग से पूछा है, तो यही बिहार पटना जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे जो हैं गलत दिया हुआ है। तो इस कारण से ये सारे गलत हो गए, और बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, विच जोनल हेडक्वार्टर इज़ करेक्टली मैच, यहाँ पर ये जोनल हेडक्वार्टर से पूछ लिया कि कौन से रेल का जोन सही मिला हुआ है, सही ढंग से कौन मिला हुआ है। ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर, क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट रेलवे का भुवनेश्वर है। ईस्टर्न रेलवे का हाजीपुर, ये भी गलत है, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता है। सदर्न रेलवे चेन्नई, ये सही है। सेंट्रल रेलवे नागपुर नहीं, मुंबई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए एक ही सवाल में 4 सवालों को जोड़ करके बताया गया है। 17 नंबर देखते हैं, पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग और सप्लाइंग ऑफ रेल टिकट्स। तो अभी जो है 143 रेलवे सेक्शन जो है वो काफ़ी चर्चा में है, और उससे संबंधित यह सवाल पूछा गया है। एक देखिए बहुत बढ़िया ये सवाल पूछा गया है, एक नाबालिग लड़का प्लेटफॉर्म पर उद्देश्यहीन रूप से आगे बढ़ रहा है या घूम रहा है, आपकी ड्यूटी के दौरान आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी। तो क्या लड़के के खिलाफ़ कार्रवाई करें क्योंकि वह अत्याचार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वह घर से भाग के आया हो या किसी और कंडीशन में हो। दूसरा है नो एक्शन टू बी टेकन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी आरपीएफ की नहीं बनती है। तीसरा है रेस्क्यू द बॉय एंड इन्फॉर्म द आरपीएफ इंस्पेक्टर, ये सबसे पहला काम है आपका, आप ड्यूटी में तैनात है, रेस्क्यू करेंगे और इंस्पेक्टर को सूचित करेंगे। इन्फॉर्म द कमर्शियल इंस्पेक्टर, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। 19 नंबर सवाल है, निम्नानुसार कौन सा बिंदु प्रभावी निर्णय लेने के लिए हिस्सा नहीं है, मतलब विच पॉइंट एज फॉलोज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मेक अ प्लान, बी असर्टिव, कंसल्टेटिव एंड एक्सपर्ट, या डी चिल्लाहट। तो नॉट अ पार्ट, चिल्लाना जरूरी नहीं है कभी भी। प्रभावी निर्णय लेने के लिए आपको योजना बनाना है, निश्चित असर्टिव होना है, अपने विशेषज्ञ से परामर्श करना है, बट चिल्लाने से ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत होता है।
ये 20वां सवाल जो है ये रीजनिंग से संबंधित है। ये कहता है, एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ का एकमात्र बेटे का पुत्र है। सुरेश उस व्यक्ति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? तो एकमात्र बेटे का बेटा है, तो दैट मीन्स वो खुद अपने आप को बता रहा है कि वह उसका पिता है। ये ब्लड रिलेशन से सवाल है, और ये ब्लड रिलेशन से सवाल आपको आने वाले एग्ज़ाम रूल 72 SI वाले में ज़रूर आएंगे। एक सवाल तो रहेगा ही रहेगा। फिर आपको देखिए, जैसे ये वाला रीजनिंग है, ये भी आपको रहेगा। ABC को 1 2 3 कहें, DEF को 4 5 6 कहें, तो AEC को क्या कहेंगे? तो A को कहते हैं 1, और E को कहते हैं हम 5, और C को कहते हैं 3। तो 1 5 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, उस शब्द को चुने जो बाकी शब्दों से अलग है। तो माँ, मित्र, बहन, पिता। तो यहाँ देखिए, माँ, बहन, पिता ये सब रिलेशन है। मित्र जो है आपके पर्सनल रिलेशन से थोड़ा दूर होता है, तो यहाँ फ्रेंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, और भी थोड़ा टिपिकल करके रूल 70 में। आगे देखते हैं 11 18 25 32 39। इसमें अगली संख्या क्या है? तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी अगली संख्या आपको 46 दिख जाएगी। नंबर सीरीज़ का सवाल है। आगे भी ये नंबर सीरीज़ का सवाल है 24 नंबर कि 1 2 4 8 16 32। तो अगला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 64। फिर ये भी नंबर सीरीज़ है 6 18 24 30। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो नेक्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए 36 हो जाएगा। फिर आपको देखिए, ये भी आपको नंबर सीरीज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आया। ABCD को इतना लिखें, DEFG को इतना लिखें, ADEF को क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 27वां सवाल देखिए, RTT का फुल फॉर्म पूछा है, तो रनिंग ट्रेन थेफ्ट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है कि सभी हारमोनिया उपकरण है, सभी उपकरण बाँसुरी है। निष्कर्ष में सभी बाँसुरी उपकरण है और सभी हारमोनियम बाँसुरी है। तो वेन आरेख जो है वो एक चैप्टर है। यहाँ से भी सवाल आपको अपेक्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसको वेन आरेख के साथ साथ इसको साइलोलिज्म भी कहते हैं। साइलोलिज्म एक चैप्टर है, साइलोलिज्म, उसके हिसाब से भी ये सवाल उसमें भी आता है। इसके बाद देखिए, IPC मतलब इंडियन पिनल कोड से संबंधित है कि सज़ा जो है, चोरी की सज़ा किस में है? तो 379 में है। चोरी डिफाइन किस में है? 378 में है। उसी तरह से पनिशमेंट फॉर डकैती जो है वो किस में है? तो ऑप्शन नंबर D 395 में डकैती के लिए दंड के बारे में बताया गया है। 31वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्ट स्किल? नॉट अ सॉफ्ट स्किल, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल राइटिंग, ड्राइविंग। तो यहाँ पर जो है सॉफ्ट स्किल में ड्राइविंग नहीं आएगा। ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग एक हार्ड स्किल है। ड्राइविंग अगर आपको आता है वो हार्ड स्किल है, लेकिन आप अगर ड्राइविंग किसी को सिखाने में कैसा शब्दों का उपयोग करते हैं वो होता है सॉफ्ट स्किल। इसके बाद है, व्हाट आर द एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट अ वर्क प्लेस? कार्यस्थल पे सॉफ्ट स्किल कौन कौन से उपयोग में लाए जाते हैं? सहानुभूति, एम्पैथी लाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को लाते हैं, प्रभावी उपचार को लाते हैं। मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों काम करते हैं कार्यस्थल पे, इसलिए ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आया रीजनिंग का सवाल, यदि कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है तो ऑप्थल्मोलॉजी जो है किससे संबंधित है? ऑप्थल मतलब आँख होता है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, बल के सदस्य की डैश के द्वारा बल की छवि बढ़ती है? गुड टर्नआउट, गुड बिहेवियर, A B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गुड टर्नआउट और गुड बिहेवियर दोनों से बल की छवि बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। 35वां सवाल देखिए, ईमानदारी, निस्वार्थता, निर्णायकता, ज्ञान आदि एक अच्छे डैश विशेषता है। मतलब ये गुण किस में आना चाहिए? ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, डिसिवनेस, नॉलेज, ETC। तो ये सभी एक अच्छे लीडर के गुण हैं, नेता के गुण हैं। देयर आर डैश बोन्स इन अ ह्यूमन स्केलेटन? मानव कितनी हड्डियाँ हैं? तो 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सोशल साइकोलॉजी डील्स विथ, जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो किससे डील करता है? ये सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि सोशल वर्ड उसमें जुड़ा हुआ है, और सोशल इसमें कहाँ पर है? तीसरे नंबर ऑप्शन में सोशल रिलेशनशिप। 38वां सवाल है, RPF अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जो है कहाँ है? तो जिससे पूरा भारत परेशान है, डायरेक्टिव 32 इज़ द राइट आंसर। द ट्रेन स्कॉटिंग स्टाफ कैन कैरी पर्सनल कैश अप टू कितना? ये इसलिए पूछा गया क्योंकि अभी सिक्योरिटी सर्कुलर 2/22 आया था, जिसमें कि ट्रेन स्कॉटिंग के बारे में बताया गया था, पर्सनल कैश डिक्लेरेशन के बारे में।
और इसमें ये बोला गया है कि ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी जो है वो पर्सनल कैश 2000 तक लेकर के जा सकती है। इसके बाद इसरो का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये सारा मेरा फुल फॉर्म वाला वीडियो जो है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे है 16th जो आरपीएसएफ की बटालियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आसनसोल। इसके बाद है वेयर इज़ द आरपीएसएफ हेडक्वार्टर लोकेटेड? आरपीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, 6 बटालियन जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद है गाइडलाइन फॉर ट्रेन स्कॉटिंग आर प्रोवाइडेड अंडर विच डायरेक्टिव? डायरेक्टिव के बारे में पूछ लिया, तो डायरेक्टिव 33 में जो है ट्रेन स्कॉटिंग के बारे में बताया गया है। तो ये भी डायरेक्टिव वाला वीडियो जो है उसी से सवाल आया है, बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखते हैं 44 नंबर। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस नोन एज, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से जो है हर कंप्यूटर जो है ट्रेस होता है। फिर विच वन ऑफ दीज इज़ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो इसमें कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है और बाकी जो है वो सब इनपुट डिवाइस में नहीं आता। मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट में है। इसके बाद है आईएसएस का फुल फॉर्म, इसको इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली। आरएसएमएस का फुल फॉर्म पूछा है तो इसमें आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इस पे ध्यान रखना है, ये रेलवे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है या रेलवे सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है, आरपीएफ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। ये क्या है? आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। जंक्शन बॉक्स जो लगे रहते हैं स्टेशन, विभिन्न स्टेशनों के बीच में ब्लॉक सेक्शंस में, ये किस डिपार्टमेंट का होता है? तो ये हमेशा होता है सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, एसएनटी का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल देखिए, डिब्बों में यांत्रिक और विद्युत फिटिंग की कमियों को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग डीआरएस कार्ड, डेफिशिएंसी एंड रोलिंग स्टॉक का जो है इस कार्ड का उपयोग करते हैं। फिश प्लेट जो है किस विभाग का है? तो इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है फिश प्लेट। आरसीटी का फुल फॉर्म रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ऑप्शन नंबर ए। अब कहता है व्हाट डज ABCDE स्टैंड्स फॉर इन फर्स्ट एड? फर्स्ट एड में जो है ABCD क्या है? तो फर्स्ट एड का एक ब्लॉग मेरे RPF LDC चैनल www.rpfldc.com पर है, उसमें ये चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABCD। तो इसका क्या होगा? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर इज़ द राइट आंसर। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है? ये भी बहुत ही आसान सवाल है, NDMA इज़ द राइट आंसर। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDMA। डैश ब्रांच इज़ नॉट वन ऑफ द विंग इन RPF ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, 17.1 में इसके बारे में बताया गया है। CIB भी है, SIB भी है, लेकिन फायर सर्विस जो है ये ख़त्म कर दिया गया है, प्रोसिक्यूशन भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। QRT फुल फॉर्म क्विक रिएक्शन टीम या क्विक रिस्पॉन्स टीम, इसका सही उत्तर है दोस्तों क्विक रिस्पॉन्स टीम, ऑप्शन नंबर ए। आगे जो सवाल है, व्हेन इज़ द RPF रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? तो रेजिंग डे कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। 20 सितंबर को रेजिंग डे मनाया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AHTU? AHTU भी इसलिए फुल फॉर्म पूछा जा रहा है क्योंकि इसके संबंधित भी अभी सिक्योरिटी सर्कुलर आया था, ऑपरेशन आहट जिसको बोलते हैं। तो उसी में AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय विच टाइप ऑफ पास विल बी इशूड टू हिम? जब रिटायर हो जाता है उसके बाद कौन सा पास उनको मिलता है? उनको कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है, मानार्थ पास उसको कहते हैं। बाकी जो है ड्यूटी पास जो है ड्यूटी के लिए मिलता है, प्रिविलेज पास आप जब सर्विस में रहते हैं, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि कम्प्लीमेंट्री पास वहाँ दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। फिर है कीपिंग अ क्लोज वॉच ओवर हैबिचुअल क्रिमिनल इज़ नोन एज? अगर हम किसी क्रिमिनल पे हमेशा क्लोज वॉच रखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक्चुअली में सर्विलांस कहते हैं। 60 नंबर सवाल है, RPF द्वारा यात्री सामान की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय शुरू किया गया है? ट्रेन स्कॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ CPDS टीम, इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV, ऑल ऑफ दिस। तो ये यात्री सामान से संबंधित ये तीनों काम शुरू किए गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ प्लेस वेयर रेगुलर थ्रेफ्ट इज कमिटेड इज नोन है, जहाँ पर हमेशा चोरी होती है उसको क्या कहते हैं? ब्लैक स्पॉट।
ब्लैक स्पॉट उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जनरल सवाल पूछे गए हैं, अगर आप कुछ चीज़ों को जानते रहते हैं तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे, क्योंकि ये रूल 70 का पेपर है इसलिए थोड़ा आसान भी है। रूल 72 में इसी चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करके और अंदर से सवाल पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDPS एक्ट, यहाँ पर NDPS एक्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, लेकिन रूल 72 में आपको NDPS के विभिन्न सेंक्शनों के बारे में, विभिन्न धाराओं के बारे में डीपली पूछा जा सकता है सवाल। तो NDPS का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी रेलगाड़ी में गांजा लेकर जा रहा है तो किस अधिनियम के तहत RPF अधिकारी उसको जब्त कर सकता है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है? अभी सिंपल इससे संबंधित क्या बचाएगा? नारकोटिक सब्सटेंस है वो, तो NDPS एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। ए चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ इज़ डिफाइंड बाय, जो CICL बच्चे हैं, मैंने आपको JJ एक्ट के बारे में चर्चा करके भी बताया है कि JJ एक्ट में 3 प्रकार के बच्चों का जिक्र है, जिसमें एक CICL बच्चा है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसको जो है कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। बिल्कुल सही, आसान सवाल। स्मोकिंग जो है किसके तहत पनिशेबल है? तो स्मोकिंग 167 के तहत पनिशमेंट है। रेलवे एक्ट, अब महिला डब्बा में जो है 162 रेलवे एक्ट में पनिशेबल है। आसान सा सवाल है। एक गिरफ्तार व्यक्ति को कितने प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन कितना घंटा? तो 24 घंटे के अंतर जो है उसको प्रोड्यूस करना है। ये कहाँ पर लिखा गया है? तो ये CRPC सेक्शन 57 में इसके बारे में बताया गया। 69 नंबर सवाल है, माल की कमी की प्रत्याशा में व्यापारी को उनके अनुरोध पर किस प्रकार की सुपुर्दगी दी जाती है? अगर माल का शॉर्टेज है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ओपन डिलीवरी देते हैं, तो वो ओपन डिलीवरी 80। अब आप लोग बताएंगे कि ओपन डिलीवरी जो है वो किस रेलवे एक्ट सेक्शन में डिफाइन किया गया है? डिफाइन नहीं, मतलब उसके बारे में बताया गया है। कॉग्निजिबल ऑफेंस कहाँ पर डिफाइन है? संज्ञेय अपराध। तो आपको ये पता होगा कि एक कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस जो है C में है, और वहीं CL छुट्टी हम लोगों को मिलता है। L में आपको नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में किन धाराओं में बताया गया है? तो ये भी हम बहुत ध्यान से और हमेशा आपको बताए हैं कि 96 से लेकर 106 तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से सवाल आपको पूछे जाएंगे, और यहाँ पर ये सिंपल सवाल पूछा गया है। 72 नंबर सवाल है, विच सेक्शन ऑफ IPC डिस्क्राइब द पनिशमेंट ऑफ मर्डर? पनिशमेंट ऑफ मर्डर किस में है? 302 IPC में है। ये तो आसान सा सवाल है। चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये रीजनिंग का सवाल है कि चारों में सबसे डिफरेंट कौन सा है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 4 प्रकार के हमारे वेद होते हैं, जिसमें 3 वेद का नाम यहाँ लिखा हुआ है और एक सामवेद का नाम छुपा हुआ है, वो नहीं लिखा गया, उसकी जगह आयुर्वेद लिखा गया है। आयुर्वेद जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद 74 नंबर सवाल ये कहता है कि स्कूल के प्रिंसिपल को अवकाश के दौरान स्कूल यार्ड में बदमाशी के बारे में माता पिता से शिकायतें मिली है। वह जांच करना चाहता है और जितनी जल्दी हो सके इसे समाप्त करना चाहता है, इसलिए उसने अवकाश सहायकों को देखने के लिए कहा। अवकाश सहायकों को प्रिंसिपल की किस स्थिति पर रिपोर्ट रखनी चाहिए? तो ये देखना होगा कि वो उसके बारे में जो है किसी प्रकार से चार लड़कियां एक लड़की को घेर रही हैं और ऐसा लगता है कि उनके बैग पर कब्जा कर रही हैं। ये सवाल थोड़ा सा देखा जाएगा कि क्या किस रिलेवेंसी में सवाल पूछा गया है। वैसे ये सवाल अगर कहें तो रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत आता है। आगे है, मेरी माँ के पिता की बेटी का भाई मेरा क्या होगा? तो ऑब्वियसली अंकल, चाचा होगा। तो इस तरीके से ये सवाल रीजनिंग के पूछे गए। जो ब्लड रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से सवाल पूछे जा सकते हैं। अपनी बहन की बेटी को आप क्या बुलाएंगे? तो उसको हम लोग हमेशा आपकी बहन की बेटी आपको क्या बुलाएगी? तो मुझे मामा बुलाएगी, मैटरनल अंकल इज़ राइट आंसर। आगे है, जब एक स्टेशन के 2 बाहरी सिग्नल के बीच बुक की गई खेपों की चोरी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको यार्ड थेफ्ट कहा जाता है। ब्लॉक सेक्शन में अगर चोरी होती है तो उसको क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ इज़ नॉट फाउंड ऑन अ रेगुलर कीबोर्ड? सामान्य कीबोर्ड में निम्नलिखित में कौन सी कुंजी नहीं पाई जाती है? टर्न की, अल्ट की, डिल की, स्लिप की। तो आपको ये बता दें कि हम लोग अल्ट की भी देखते हैं, डिलीट की भी देखते हैं और शिफ्ट की भी देखते हैं, लेकिन ये टर्न की जो है ये बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। 79 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर बाजार के लिए अचानक मूल्य खोने का एक कारण है?
तो क्या बड़ी कंपनी दिवालिया हो रही है, वैश्विक मंदी का डर या आतंकवादी हमला? तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑल ऑफ दीज इसका उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल देखिए, इंडिया रिसेंटली वॉन अ हिस्टोरिक गोल्ड इन थॉमस कप 2020। तो थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। रोजर फेडरर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये टेनिस से जुड़े हुए हैं। 82 नंबर सवाल है, एक कन्फेशन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इंक्वायरी अंडर आरपीओपी एक्ट बाय द आरपीएफ ऑफिसर इज डैश इन एविडेंस। तो ये क्या है? ये जो हम लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं आरपीओपी एक्ट में, वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है सबूत के तौर पर। 83 नंबर है, डेथ ऑफ आरपीएफ डॉग इज़ रजिस्टर्ड इन। तो जो डेथ ऑफ आरपीएफ डॉग होता है उसको हम लोग किस में करते हैं? स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट, उसके लिए एसओआर जाता है। हु आर द कॉल्ड सबॉर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द फोर्स? बल का अधीनस्थ अधिकारी किसको कहेंगे? तो एएसआई टू आईपीएफ को कहेंगे। इसके बाद आइए, रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट इन इंडिया? रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की, कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी इज द राइट आंसर। 86 है, रिमूवल ऑफ हिस प्लेट पब्लिक ब्लास्टिंग ऑफ रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है? ये सैबोटेज का, तोड़ फोड़ का उदाहरण है। साइकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डैश और डैश। साइको माइंड एंड बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर का जो है अध्ययन क्या है? साइकोलॉजी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 89 है, डिविजनल ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश कंट्रोलर। तो डिविजनल ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम जो है वो किसके अंतर्गत रहेगा? वो चीफ कंट्रोलर के, जो मुख्य नियंत्रक है, उसके अंतर्गत काम होता है। 90 नंबर सवाल है, इन विच ऑफ दीज डिवाइसेज इज अ सेमी कंडक्टर यूज्ड? इनमें से कौन सा उपकरण एक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव, मोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, डी। तो इसमें देखिए सभी में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो एक तरह से देखिए कि जहाँ पर भी उपरोक्त में सभी है तो मैक्सिमम टाइम वो उत्तर हुआ है, तो आगे चल करके इस ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आरपीएफ रूल 70 एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ उसके 100 सवालों का हमने डिस्कशन किया और ये देखा कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। जिस जिस चैप्टर से इसमें सवाल पूछे गए हैं, अपेक्षित है कि आगे भी उन चैप्टर से सवाल कुछ ट्रिकी पूछे जाए, कुछ हार्ड पूछे जाए, या बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, ताकि एक दूसरे की आप मदद कर पाएँ और सभी के जीतने में आप सहयोगी बन पाएँ। चलिए तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।